हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग का फिर से स्वागत है आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज फिर है हम हाजिर आपके लिए, और वो भी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हर रोज की तरह। तो आइए सेट नंबर 8 शुरू करते हैं। और मेरे भाई अच्छे से ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है, और सफलता जरूर लीजिए, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन सामने है और आपको 5 सेकंड समय भी दिया जाएगा। चलिए, तो कहता है पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है, समय 5 सेकंड है, फटाफट बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए। ए में बीजांड है, बी में अंडाशय है, सी में आपका एंडोस्पर्म है, और डी में बात करें तो इग्मनज है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए कहता है मेरे भाई कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए, कहता है कि भ्रूण बढ़ रहा है। भ्रूण क्या हो रहा है मेरे भाई, बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है मेरे भाई, तो नोट कीजिएगा। बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के अगर कार्य की बात करें मेरे भाई, तो यह कार्य कौन करता है, यह करता है एंडोस्पर्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है मेरे भाई, तो नोट कीजिए क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। बात करते हैं भ्रूण के, तो 5वें सप्ताह, नोट कीजिएगा, 5वें सप्ताह तक आते आते भ्रूण जो है अपना 3 स्तरों में विभाजित हो जाता है। कितने स्तरों में विभाजित हो जाता है, 3 स्तरों में विभाजित हो जाता है। पहला होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, और तीसरा की बात करें तो एक्टोडर्म। यह 5वें सप्ताह तक आते आते कितने भागों में विभाजित हो जाता है, 3 भागों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि निषेचन के बाद इग्मनज का जब निर्माण होता है तो काफी तेजी से उसमें विभाजन होता है। किस विभाजन के द्वारा, तो नोट कीजिएगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा जब निषेचन प्रक्रिया होती है उसके बाद इग्मनज का निर्माण होता है, वह काफी तेजी से विभाजन होना शुरू हो जाता है मेरे भाई। और यह जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। बात करें अंडाशय का, तो नोट कीजिएगा, अंडाशय का काम क्या होता है, अंडाणु का उत्पन्न करना। क्या करना, अंडाणु का निर्माण करना, यह अंडाशय का काम होता है। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए उत्तक का कार्य करता है, तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है। तने का घेरा या जड़ का घेरा बढ़ने का कारण क्या है, आपके सामने ऑप्शन है, लेटरल मीडियस्टेम है, इंटरकेली है, उसके बाद है एक्स्ट्रा मेरिस्टेम है, और एपिकल मेरिस्टेम है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा कि सी होगा, ठीक है। चलिए तब लोग बना लिए होंगे। हर एक क्वेश्चन को मेरे भाई अच्छे तरीके से आप खुद से आंसर कीजिए कि इसका आंसर 2 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, और लास्ट में मिला लीजिए कि आपका कितना सही होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना पानी में हूं। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए कहता है कि एक पौधे में तने या जड़ का घेरा, तने या पौधे का जड़ का जो घेरा बढ़ने का काम करता है मेरे भाई, नोट कीजिएगा, यह में मुख्य भूमिका जो है लेटरल मीडियस्टेम निभाता है। कौन निभाता है, तो वह निभाता है मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वह इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। अगर बात करें आपसे
कि पौधे का जो तना है, पौधे का क्या है, तना है, नोट कीजिएगा, पौधे का जो तना है वह विकास किससे होता है मेरे भाई, तो नोट कीजिएगा, तने का विकास जो होता है वो किससे होता है मेरे भाई, तने का भाग परांकुर से विकसित होता है। किससे विकसित होता है, परांकुर से विकसित होता है। अगर बात करें कि पौधे का जड़ जो है किससे रूपांतरित होकर बनता है, तो जड़ लिखिएगा मूलांकुर, किसका बना, किससे बनता है, मूलांकुर से बनता है। जड़ का निर्माण पूछे तो मेरे भाई नोट कीजिएगा मूलांकुर से बनता है। अगर पूछे तना का निर्माण किससे होता है, तो तना का निर्माण किससे होता है, परांकुर से होता है। अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो नोट कीजिएगा जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि पौधे में फूल बनने के लिए, पौधे में फूल, नोट कीजिएगा, पौधे में फूल बनने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है मेरे भाई, तो वह हो जाएगा कौन हो जाएगा, वो भी जिब्रेलिन होगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि और फूल में वृद्धि दोनों का काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। बात करें जड़ का, तो नोट कीजिएगा जड़ जो है दो प्रकार का होता है। पूछेगा कि पौधे में जड़ कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आपसे पूछेगा कि जड़ का निर्माण किससे होता है मेरे भाई, मूलांकुर से होता है, और तने का निर्माण किससे होता है, परांकुर से होता है। तो जड़ पहला होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। कितने प्रकार के जड़ हो गए मेरे भाई, दो प्रकार के हो गए। तो क्वेश्चन था कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है, तो वह लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। अगर पूछे कि पेड़ की आयु जो है किसका पता लगाया जाता है, तो बलयों की संख्या गिनकर, पेड़ में जो बलय पाया जाता है बलय की संख्या को गिनकर हम पेड़ की आयु का पता लगा लेते हैं। तो चलिए आपका पहला दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। चलिए कहता है नेक्स्ट पॉइंट कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी, कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। कहता है के मूल्य की खोज किसने किया। चलिए आपके सामने इसका ऑप्शन भी है, कैवेंडिश है, लेबोजियर है, न्यूटन साहब है और डाल्टन है। फटाफट इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड के अंदर, उसके बाद इसका फिर हम डिस्कशन करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का मेरे भाई आप आंसर लिखिएगा कि 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, और कोशिश कीजिए कि लास्ट में हम उसे मिला लें, यह आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग बना लिए होंगे। देखिए बात करते हैं कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, तो नोट कीजिए मेरे भाई सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसने दिया, तो यह दिया था किसने, न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे, न्यूटन ने दिया था। तो नोट कीजिए कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी का मान किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। और इसका मान कितना होता है, तो लिखिएगा 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि छोटका जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। छोटका जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपसे पूछिए कि छोटका जी 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया, पूछेगा कि ई जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है मेरे भाई, तो नोट कीजिएगा स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। अगर आपसे पूछे कि जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो नोट कीजिएगा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन ने खोज किया। बात करते हैं कैवेंडिश का, तो नोट कीजिएगा कैवेंडिश जो है यह हाइड्रोजन के खोज किया था। किसके खोज किया था, हाइड्रोजन के। बात करते हैं लोवेजियर का, तो लिखिएगा लोवेजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है मेरे भाई, लेबोजियर को कहा जाता है। डाल्टन के बारे में नोट कीजिए, डाल्टन जो है परमाणु संरचना के सिद्धांत दिया था। डाल्टन क्या दिया था, परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था मेरे भाई, डाल्टन ने दिया था। तो यह तीनों का आपका आंसर हो गया। फटाफट नोट के लिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नोट कीजिए तो फटाफट। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सा ऊर्जा निहित है। तो फटाफट बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सा ऊर्जा निहित है। चलिए आप लोग को 5 संकेत दिया जाता है, फटाफट बनाइए और अच्छे से समझ कर बनाइए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। देखिए कहता है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सा ऊर्जा होता है। किसमें? ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सा ऊर्जा होता है मेरे भाई। तो नोट कीजिएगा कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में आपका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। कहता है कि किसी भी वस्तु नोट कीजिए मेरे भाई, किसी भी वस्तु में उसके स्थिति या उसके अवस्था के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बांध बना दिया गया है और यहाँ पर पानी को स्टोर किया गया है, तो यह पानी का स्थिति ऐसा है कि यहाँ बांध बना करके इसे स्टोर कर लिया गया है। स्थिति इसका है कि बांध बना कर स्टोर कर लिया है और इसमें इतना शक्ति है कि जब इस पानी को टरबाइन पर गिराया जाए तो यह काफी तेजी से टरबाइन पर गिरेगा मेरे भाई, और वहां पर जो है बिजली उत्पादन कर देगा। ठीक है, तो वही कहता है कि किसी भी वस्तु के स्थिति या अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनाए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बताए थे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और क्या? स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर उठाए गए हथौड़ों में कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आपसे पूछे कि पहाड़ पर जमा हुआ पानी, उसके बाद कहेगा तीर धनुष में खींची हुई डोरी, उसके बाद कहेगा कि गुलेर में ताना हुआ गुलेर, यह सभी में आपका कौन सा होगा मेरे भाई? स्थितिज ऊर्जा ही होगा। तो चलिए आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए कहता है कि फ़ारेनहाइट पर जल का हिमांक बिंदु होता है। तो नोट कीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो 5 सेकंड आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए कहता है फ़ारेनहाइट पर जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। हिमांक बिंदु कहने का मतलब है मेरे भाई, जल जो है वो जम जाएगा 373 कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कि 0 डिग्री र्यूमर है, या र्यूमर 373 केल्विन। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो क्या होगा? ए होगा, बी, सी की डी होगा। चलिए, और हर एक पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और उसका बराबर रिवीजन भी कीजिएगा। आने वाले परीक्षा में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों न दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं जल का हिमांक बिंदु। तो पहले बात कर लेते हैं हम डिग्री सेल्सियस पर। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है क्या होता है? जम जाता है। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और नोट कीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है? खौलने लगता है। क्या होता है मेरे भाई? खौलने लगता है। कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर बात करें, लेकिन यहाँ कर रहा है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? पानी हिमांक बिंदु हो जाता है। और फ़ारेनहाइट में क्वथनांक पूछ ले तो नोट कीजिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? पानी भाप बनना स्टार्ट होता है, लेकिन सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछ ले, नेक्स्ट पर नोट कीजिएगा कि केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो यह होता है 273 केल्विन। जमाव बिंदु होता है किसका? पानी का। तो नोट कीजिएगा, जल का अगर पूछे जमाव बिंदु केल्विन में कितना होता है? 273 होता है। अगर पूछे केल्विन पैमाने में जल का वाष्प कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है,
तो यह हो जाएगा 373 पर यहाँ क्या बन जाएगा, पानी वाष्प बन जाएगा और 273 केल्विन पर पानी क्या होगा, जम जाएगा। बात करें नेक्स्ट लिखिए र्यूमर की बात करें तो 0 डिग्री र्यूमर पर जल जो होता है क्या बनता है, जल का हिमांक बिंदु जो है वह 0 डिग्री र्यूमर है। लेकिन पूछेगा कि र्यूमर में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो नोट कीजिएगा 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है, तो क्या बात किए, पहला जल का जमाव बिंदु डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद केल्विन में पूछे मेरे भाई 273 केल्विन। अगर आपसे र्यूमर में पूछे तो 0 र्यूमर। अब बात करते हैं क्वथनांक का, तो नोट कीजिएगा क्वथनांक का डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होगा मेरे भाई। और र्यूमर में बात करें तो र्यूमर में पानी का क्वथनांक यानी खोलना 80 डिग्री र्यूमर पर खोलना स्टार्ट करेगा। तो फटाफट इसे नोट कीजिए और देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है और इसका आंसर फटाफट दीजिए। 5 सेकंड का समय स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन के लिए आपको। चलिए दीजिए, तो इसका आंसर कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। यह चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, ठीक है, सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। किसी न किसी परीक्षा में टपकेगा जरूर पानी का जमाव बिंदु और हिमांक बिंदु। चारों पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कहता है कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन की बात करें मेरे भाई तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और 19 जुलाई नोट कीजिएगा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। कहां से मेरे भाई, शिमला से। शिमला से घोषणा किया कि बंगाल विभाजन किया जाए। कब, 19 जुलाई 1905 को शिमला से। लेकिन मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि यह प्रभावी कब हुआ तो नोट कीजिएगा प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को। कब प्रभावी हुआ, 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हुआ था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन के में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ तो नोट कीजिएगा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो नोट कीजिएगा वह आंदोलन था स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन कब हुआ मेरे भाई, तो 1905 में हुआ। पूछे घोषणा कब किया गया था, 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। कहां से, शिमला से। लेकिन प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव हुआ। और यह विभाजित किया गया यह किस आधार पर किया गया, तो नोट डाउन कर लीजिए, फूट डालो और शासन करो के नीति पर इसे विभाजित कर दिया गया था मेरे भाई। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके सामने आंसर 4 है, 1 है, 8 और 3 है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिए। प्रभावी हुआ था, नोट कर लीजिए इसको, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। चलिए हर एक पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा, एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है मेरे भाई। चलिए तो कहता है हीलियम के छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो हीलियम को छोड़कर सभी को बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नोट कीजिएगा होता है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बात करें आपसे पूछे कि यहां पर एक और चीज पूछता है बाहरी सेल, या पूछेगा आपसे कि किसी भी परमाणु क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा या कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी पूछेगा। तो नोट कीजिए मेरे भाई, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नोट कीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
किसी क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ऊपर वाले आप नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये पहला कक्षा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये पहला कक्षा है। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 को रखेगा, दूसरा कक्षा में कितना रखेगा, 8 को रहेगा, ठीक है। और तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा, 1। इसमें हो गया आपको 8, इसमें 2, तो कितना हो गया 8 और 10, बाहरी कक्षा में 1, 11। क्योंकि सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, 11। तो देखिए किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है, तो यह कहलाएगा मेरे भाई संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर आपसे पूछे कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ध्यान सुनिए, बाहरी कक्षा को देंगे छोड़, बाहरी कक्षा को देंगे छोड़, और बचेगा से मेरा कहलाएगा कोर। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, बाहरी कक्षा को देंगे छोड़ और बचेगा उसको कहलाएंगे, उसको कहलाएगा क्या, कोर इलेक्ट्रॉन। यानी कि बाहरी कक्षा को अगर छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 8, 2 और कितना बचेगा 8, कितना हो जाएगा मेरे भाई 10। तो पूछे कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा सोडियम में, तो कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा मेरे भाई, तो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा को छोड़कर भीतरी कक्षा में जो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो बाहरी कहता है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 8 होती है। चलो हाल से बड़ी से नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हर एक पॉइंट को मेरे भाई नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका स्थित है। कहता है कि सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन मैड्रिड, लिस्बन, वेटिकन सिटी और पिसा है। 5 सेकंड आपके पास समय, फटाफट इसका आंसर बनाइए तो क्या होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने से बनाइए, सॉल्व कीजिए और लास्ट में मिलाइए कि मेरा कितना सही हो रहा है। अगर यहाँ पर नंबर अगर ठीक ठाक आ रहा है, 15 प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब तैयारी ठीक ठाक है। कम आ रहा है तो मेहनत कीजिए और जितना नोट किया, हर एक नोट कर रहे हैं उस सब नोट को जो है रिवीजन भी करते रहिए। जितना बोला जाता है हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए कहता है मैड्रिड में है। कहता है ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक कहता है सेंट पीटर्स बेसिलिका। बेसिलिका कहाँ स्थित है मेरे भाई, तो यह है आपका मैड्रिड में हो जाएगा। कहाँ है, मैड्रिड में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, मैड्रिड हो गया। 8 का हो गया 1 मैड्रिड। चलिए 9 में देखिए, कहता है कौन से सूफी संत फतेहपुर सिकरी में रहते थे। कहता है वो कौन सा सूफी संत थे जो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। आपका ऑप्शन है फखरुद्दीन है, इमाजुद्दीन औलिया है, बाबा फरीद है, शेख सलीम चिश्ती है। चलिए फट से इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। चलिए देखिए इसका आंसर, कहता है कौन सा सूफी संत फतेहपुर सिकरी में रहता था। फतेहपुर सिकरी की बात करें तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था, अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा मेरे भाई, नोट कीजिए, अकबर के द्वारा निर्माण किया गया। ठीक है, और उसी में सूफी संत रहते थे शेख सलीम चिश्ती। कौन रहते थे, शेख सलीम चिश्ती रहते थे। अगर पूछ ले इनका दरगाह मेरे भाई, तो दरगाह भी कहाँ है, दरगाह भी कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है इनका दरगाह। शेख सलीम चिश्ती जो थे यह अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे। ये अकबर के क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे। और अकबर को एक पुत्र जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही। इसीलिए अकबर ने अपने गुरु के सम्मान में, नोट कीजिएगा, अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, सलीम। सलीम रखा था। गुरु का नाम क्या रखा था मेरे भाई, सलीम रखा था। क्या रखा था, सलीम।
तो पूछेगा कि अकबर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। इनकी दरगाह कहाँ था? इनकी दरगाह कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण अकबर ने करवाया। अकबर को पुत्र हुआ, उसका नाम अपने गुरु के सम्मान में क्या रखे थे? सलीम। क्या रखा थे? सलीम रखा था। तो हो गया। तो क्वेश्चन था कि कौन से सूफी संत फतेहपुर सीकरी में निवास करते थे? तो कौन थे? शेख इमाजुद्दीन औलिया। अगर पूछे कि शेख सलीम चिश्ती किस सिलसिले से थे, तो लिखिएगा यह जो है चिश्ती सिलसिले से। किससे? चिश्ती सिलसिले से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? फटाफट इसका बताइए। तो कहता है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा मेरे भाई? हट से इसका आंसर दीजिए, 5 सेकेंड। चलिए हो गया। देखिए कहता है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? किसका पूछ रहा है मेरे भाई? प्रोपेन का पूछ रहा है। तो प्रोपेन का कहता है कि प्रोपेन का रासायनिक आणविक सूत्र क्या होगा? तो यह होता है C3H8 होता है। अगर बात करें यह किसका होता है, तो यह मीथेन है मेरे भाई, CH4। मीथेन गैस देखते हो कि चौड़ वगैरह में जो है धान खेतों से मीथेन गैस निकलता है। कल कभी देखते हो चौड़ सेशन में रात में बढ़ता है। पहले तो आदमी कहता था पहले कि राक्षस का टीकी बढ़ता है, आंख बढ़ता है, लेकिन वो नहीं, वहां मीथेन गैस निकलता है। बात करते हैं प्रोपेन के मेरे भाई। तो नोट कीजिएगा, सिलेंडरों में जो एलपीजी गैस भरा रहता है उसमें क्या रहता है? तो उसमें रहता है मेरे भाई प्रोपेन प्लस क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन जो है भरा जाता है द्रवित। ठीक है, कौन होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। अगर आपसे पूछे कि उसमें गंध के लिए क्या मिलाते हैं, तो नोट कीजिएगा उसमें गंध के लिए मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? मिथाइल मरकॉप्टेन जो है उसमें गंध के लिए मिलाते हैं, ताकि सिलेंडर अगर लीक हो तो हमें पता चल जाए कि सिलेंडर लीक हो रहा है, ना तो पता नहीं चलेगा कि सिलेंडर लीक है और आग लग जाएगा। तो मिथाइल मरकॉप्टेन जो होता है मिलाया जाता है उसको गंध के पहचानने के लिए। और इसमें क्या रहता है मेरे भाई? प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। तो आंसर था प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो यह होता है क्या? C3H8 होता है। C3H8 होता है। तो हर हाल से पर जो है सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन सा धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति? धौलाधर श्रेणी यानी हिमाचल प्रदेश। धौलाधर का मतलब क्या मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आपका आंसर सोमपेन है, गद्दी है, लेप्चा है और भोटिया है। 5 सेकंड फटाफट इसका आंसर बनाइए तो अपने से क्या होगा? कहता है कौन सा धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? चलिए आप लोग बना लिए होंगे, बना लिए मेरे भाई। देखिए बात करते हैं सोमपेन के, तो नोट कीजिएगा सोमपेन जो है वह निकोबार, कहां पे आता है? निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप समूह में जो है कौन पाया जाता है? आपका सोमपेन जनजाति पाया जाता है। बात करें लेप्चा का, तो नोट कीजिएगा लेप्चा कहां पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। कहां? सिक्किम में। यह पाया जाता है भोटिया आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो बच गया कौन? गद्दी। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश। अगर आपको हिमाचल प्रदेश नहीं देगा, सिर्फ पूछेगा इनमें से कौन सी जनजाति धौलाधर श्रेणी में निवास करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? गद्दी। सोमपेन कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। लेप्चा की बात करें तो सिक्किम में पाया जाता है मेरे भाई। बात करें भोटिया तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए और इसका आंसर फट से बनाइए। कहता है फुटलोज उद्योग का उदाहरण है। कहता है मेरे भाई कि फुटलोज उद्योग का क्या उदाहरण है? चलिए 5 सेकंड समय दिया जाता है आपको।
क्योंकि आप भी क्वेश्चन देखे, आप भी बनाए। चलिए, फूड लोज उद्योग का ए में ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, चीनी, लोहा और तेल शोधक। तो देखिए कहता है फूड लोज उद्योग का उदाहरण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा फूड लोज उद्योग का उदाहरण क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर जो है फूड लोज उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। कहता है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1951 होगा कि 52 होगा कि 53 होगा कि 1852 होगा। फटाफट आंसर बनाइए। तो इसका क्या होगा, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था। चलिए तो देखिए मेरे भाई, केंद्रीय संरक्षण मृदा बोर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ था 1952 में। आपका आंसर हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट में नहीं है। चलिए अब इसका आंसर बनाइए। कौन सी पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट में नहीं है। आपका ऑप्शन अन्नामलाई है, बी में नीलगिरी है, सी में इलायची की पहाड़ी या डी में पालकुंडा की पहाड़ी है। चलिए बनाइए, तो 5 सेकंड मिलता है। हर एक क्वेश्चन को बनाइए और हर एक पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। चलिए तो कहता है कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट में, आपका अन्नामलाई भी है, नीलगिरी है मेरे भाई, इलायची की पहाड़ी भी है, लेकिन पालकुंडा की पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट में नहीं पड़ता है। तो पूछ रहा था कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में नहीं है, तो पालकुंडा की पहाड़ी, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पालकुंडा की पहाड़ी, ना ऑप्शन नंबर डी। तो हार्ड से वर्ड इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। फटाफट आंसर बनाइए। तो इसका कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, आपका ऑप्शन 3 मई, 5 मई, 8 मई और 31 मई। फटाफट इसका आंसर बनाइए। तो क्या होगा, 5 सेकंड का आपका पास समय है। चलिए तो आप लोग बना लिए होंगे। देखिए कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, देखिए 1 मई को मनाया जाता है क्या, नोट कीजिएगा, मजदूर दिवस, लेबर डे। 8 मई को क्या मनाया जाता है, नोट कीजिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई को नोट कीजिएगा, तंबाकू दिवस। क्या मनाया जाता है, तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। 1 मई का हो गया मजदूर दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हो गया, 3 मई को मनाया जाता है आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया जाता है, 3 मई को मेरे भाई। तो हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा। कहता है पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, प्रेमचंद या दीनबंधु मित्र। फटाफट इसका आंसर बताइए। तो क्या होगा, 5 सेकंड आपके पास समय है। पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के लेखक क्या है। हर क्वेश्चन का आंसर अपने से एक बार बनाइए और लास्ट में जरूर मिलाइए कि आपका कितना सही जा रहा है। चलिए तो आप लोग बना लिए होंगे। देखिए बात करें दीनबंधु मित्र का, तो इनका पुस्तक का नाम क्या है, नोट कीजिएगा, नील दर्पण। क्या है, नील दर्पण। किसका, दीनबंधु मित्र का। प्रेमचंद के नोट कीजिएगा, इनका पुस्तक का नाम है सोजे वतन। क्या है, तो नोट कीजिएगा, सोजे वतन। और एक और पुस्तक इनका नोट कीजिएगा, दूसरा नंबर में नोट कीजिएगा, शतरंज का खिलाड़ी। सोजे वतन शतरंज का खिलाड़ी किसका है, प्रेमचंद का। दीनबंधु मित्र का हो गया नील दर्पण। ठीक है, इसमें लिखिए सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की कौन सा पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती।
और पुस्तक हो गया इंडियन स्ट्रगल के, कौन हो जाएगा आपका आंसर? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन? दयानंद सरस्वती। नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। सोजे वतन और शतरंज का खिलाड़ी के लेखक कौन हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। अरे तो सही पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 17 में कहता है कि क्विक लाइम किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो समय 5 सेकंड आपको दिया जाता है और हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा मेरे भाई, क्योंकि जब दिवस आता है तो हम दिवस चारों लाते हैं, चारों दिवस लिखाते हैं, इसलिए सारे दिवस नोट कर लीजिएगा एक जगह, उसे आपका याद भी हो जाएगा। चलिए पुस्तक भी सब नोट करते चलिएगा। तो देखिए कहता है कि क्विकलाम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को जाना जाता है क्विकलाम के नाम से। किसे जाना जाता है? क्विकलाम के नाम से किसे जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाम। क्या कहते हैं? क्विकलाम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्विकलाम कौन हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और बचा हुआ है। चलिए मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन और इसके बाद बचा। देखिए क्या कहता है। कहता है किस रासायनिक प्रदूषक से मिनीमाता रोग होता है? तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो कहता है कि किस रासायनिक प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है? आपका ए में आंसर पारा है, बी में है सीसा है और डी में है लोहा। तो देखिए मिनीमाता रोग, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है, पारा के प्रदूषण के कारण क्या होता है? तो इसके कारण आपको कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए। इस क्वेश्चन को बनाइए तो इसमें थोड़ा सा समझना है बस, उसके बाद अगर समझ जाते हैं तो आसानी से बन जाएगा। कहता है कि एक व्यक्ति के चट्टान के पास, एक व्यक्ति के नहीं होगा, एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है। कहता है एक वो व्यक्ति है और चट्टान के पास क्या बजाता है? मान लीजिए कि यह व्यक्ति है, चट्टान के पास ये भाई ताली बजाते हैं। ठीक है, 6 सेकेंड बाद उसके गूंज सुनाई पड़ती है। तो कहता है 6 सेकेंड बाद उसका गूंज सुनाई देता है मेरे भाई। 6 सेकेंड बाद क्या सुनाई देता है? उसका गूंज सुनाई पड़ता है। इसका मतलब टकराकर आवाज जो है वापस आ रहा है। तो बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है, यह ताली यहाँ पर बजा रहा है, ठीक है, और यहाँ एक चट्टान है, तो चट्टाने के पास ही ताली बजाता है, तो कुछ न कुछ दूरी पर होगा चट्टान। मान लीजिए कि यहाँ दूर पर है, और दूरी तो निकालना ही है। तो देखिए, और इसमें भी आपको चाल दे दिया है 346 मीटर पर सेकेंड, तो भी का मान इतना ही लेना है। और दूरी का दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, सिर्फ हमको समय मालूम करना है। तो देखिए कहता है मेरे भाई कि जब ताली बजाता है ना, तो ताली बजाता है, इसकी ध्वनि हिया से हिया जाएगी, चट्टान के पास टकराकर फिर वापस आती है, तो 6 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है मेरे भाई? 6 सेकेंड लगता है। मतलब चट्टान एक बार गया और चट्टान से टकराकर फिर आया। गूंज का मतलब हुआ कि इसे टकराने के बाद आएगा तो सुनाई दिया, मतलब प्रतिध्वनि सुनाई दिया उसको। इसका मतलब कि एक बार गया और फिर लौट के आया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जाने में लगा होगा 3 सेकेंड और आने में भी 3 सेकेंड लगा होगा मेरे भाई। कितना हो गया? 6 सेकेंड ना हो गया? 6 सेकेंड दिए हुए था। ताली बजाता, आवाज चट्टान तर गया और फिर वापस आया, तब समय लगता है 6 सेकेंड बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। तो पहले तो बजाएगा तो इसका आवाज यहाँ जाएगा चट्टान,
अब यहाँ से टकराएगा तब ना गूंज सुनाई देगा। 6 सेकंड बाद, इसका मतलब कि 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में टोटल कितना हो गया 6 सेकंड। और निकाल रहा है, क्या पूछ रहा है दूरी, तो लिखिए दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई, चाल गुने समय। चाल दिया हुआ है आपके, भी दिया हुआ है क्या 346 और समय तो हो जाएगा 3, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1038 मीटर। 6 18 के 8, 4 12 13 3 9 10, आंसर कौन हो जाएगा बी नंबर 1038 मीटर होगा। ठीक है, 6 से गुना नहीं करिएगा, 6 सेकंड तो पूरा जाने और आने में पूरा टोटल समय दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब 3 सेकंड गया होगा, फिर उतने दूर न लौट का आएगा फिर वह, तो आंसर क्या हो गया 1038 मीटर। फटाफट नोट कर लीजिए। एक और न्यूमेरिकल है 20 नंबर, वह देखते हैं। चलिए मेरे भाई 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन कहता है, क्या आखिरी क्वेश्चन है, कोई वस्तु विराम अवस्था से चलकर, देखिए विराम अवस्था जैसे ही कहेगा, इसका मतलब जो कहेगा आपसे पहले नोट कर लीजिए। विराम अवस्था का मतलब यू, मतलब प्रारंभिक वेग, अवस्था से चलकर कहता है 5 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर लेता है 5 सेकेंड में। तो कहता है इसका अंतिम वेग क्या होगा, भी निकालना है मेरे भाई। यू हो जाएगा यहाँ पर 0, एक्सीलरेशन ए का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय टी कितना हो जाएगा 5 सेकेंड हो गया। चलिए बनाइए, तो इसका क्या आंसर होगा, तो आपका v बराबर हो जाएगा u प्लस 80, क्या हो जाएगा u प्लस 80 होगा। चलिए सो बनाइए, तो कितना आंसर आता है, और हर एक न्यूमेरिकल को एक जगह नोट कर लीजिएगा और इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, कोई वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब कि उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0, 5 सेकेंड में टी जो भी दिया है उसको पहले लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन पढ़िए लिखते जाइए तो हाल से बन जाएगा। कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर, इसका मतलब हाल से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में भी यू बराबर 0 हो गया, 5 सेकेंड में तो टी हो गया आपका 5 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, मतलब कि त्वरण हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है इसका अंतिम वेग निकालना है, यानी भी निकालना है। तो भी का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस 80। तो चलिए इसका मान बैठा दीजिए, e का मान 0 हो जाएगा, a मतलब एक्सीलरेशन त्वरण का मान कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2, और t का मान कितना हो जाएगा 5।